अगर हम बात करें, हमारे पास एनाल्जेसिक की टर्म ग्रीक वर्ड से आती है, जिसमें एन का मतलब होता है विदाउट, और अल्जेसिया एल्गोस से निकला है जिसका मतलब होता है पेन। तो बेसिकली वो तमाम सब्सटेंसेस जो हमारे पेन को किल कर रहे होते हैं, हमारे को पेन की सेंसिटिविटी से बचा रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड पेन किलर्स। इसके अलावा हमारे पास एनाल्जेसिक्स और एनेस्थेटिक्स में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि दोनों जो हैं वो पेन रिलीव कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एनाल्जेसिक्स वो तमाम सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पेन को किल कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो कॉन्शियसनेस है उस वो लॉस नहीं हो रही होती है। जबकि एनेस्थेटिक्स जो हैं वो हमारे जो पेन के परसेप्शन को और जो कॉन्शियसनेस है वो सब जो है वो उसमें लॉस हो जाता है। उसके बाद अभी तक हमने पढ़ा कि भाई एनाल्जेसिक्स वो तमाम सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे पेन को रिलीव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि पेन क्या होता है। आप लोगों को पता है पेन क्या होता है? एनीवन? ओके। पेन हमारे पास बहुत सारी डिजीजेस में जो है वो साइन एंड सिम्टम भी होता है। उसके अलावा जो है, आवाज स्लो है। अब आवाज ठीक आ रही है? मैम ठीक आ रही है। ओके। ठीक, तो हम डिस्कस कर रहे थे पेन के बारे में। तो हमारे पास पेन जो है वो बहुत सारी डिजीजेस का साइन एंड सिम्टम होता है। इसके अलावा जो है वो पेन हमें सिग्नल दे रहा होता है बेसिकली कि बॉडी में जो है वो कुछ मैकेनिज्म में या कुछ इन्फ्लेमेशन हो गई है या कुछ टिश्यू इंजरी हो गई है। तो ये हमारे पास कहलाता है पेन। अब पेन जो है वो हमें फील कैसे हो रहा होता है या पेन जो है वो ट्रांसमिट कैसे हो रहा होता है, तो हम पूरा पेन का पाथवे पढ़ेंगे। हमारे पास पेन का जो पाथवे है उसमें मल्टीपल स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जैसे कोई कट लग गया, कोई टिश्यू इंजरी हो गई, तो इस दौरान जब टिश्यू इंजरी होगी तो हमारे पास जो नोजिसेप्टर है वो क्या करेंगे, वो उस इंजरी को डिटेक्ट कर लेंगे। नोजिसेप्टर हमारे पास क्या होते हैं? पेन रिसेप्टर्स। अब ये हमारी इंजरी को या जो भी हमारे पास कट वगैरह लगा है तो उसको डिटेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास नोजिसेप्टर में से निकलेंगे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, जैसे कि हमारे पास पी सब्सटेंस हो गया, उसके अलावा ग्लूटामेट हो गया। और न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं? एनीवन हैव आइडिया? जी, बताइए। मैम थोड़ा दोबारा समझा दें। ओके। दे ट्रांसमिट नर्व सिग्नल्स। ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारे पास नर्व हैं उनको ट्रांसमिशन करवाएंगे, जो नर्व्स हैं वो ट्रांसमिट होंगी। और अब नर्व कहाँ ट्रांसमिट होंगी? नर्व जो है वो हमारे पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां पे ट्रांसमिट होंगी। ये वाला जो स्टेप हमारे पास कहलाता है इसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आता है मॉड्यूलेशन, जिसमें जब हमारा जो सिग्नल्स होते हैं, पेन सिग्नल्स, जब वो ब्रेन तक पहुंच जाते हैं तो वहां पे मॉडिफिकेशन होती है, एम्पलीफिकेशन होती है, जिसके मुताबिक या तो पेन के सिग्नल्स को सप्रेस कर दिया जाता है या तो उस पर रिस्पॉन्स शो किया जाता है। ये हमारे पास हो गया मॉड्यूलेशन। अब द फाइनल स्टेप विच इज परसेप्शन, इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो थैलेमस, कॉर्टेक्स या एमिगडाला जो हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं वो पेन के सिग्नल को परसीव करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और फिर रिस्पॉन्ड शो करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? ऑल राइट, ठीक हो गया। उसके बाद अब हमारे पास हमारे ब्रेन ने पेन को परसीव कर लिया, हमें अब पेन फील होगा। अब मुझे बताएं, जब हमें पेन फील हो रहा होता है तो क्या हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो हमारे पेन को किल करता है? क्या रिपीट करना है? सना, क्या रिपीट करना है?
ओके, मैं दोबारा से स्टेप्स बता देती हूँ। देखें, हमारे पास जो पेन का पाथवे है उसमें 4 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले होती है ट्रांसडक्शन, जिसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी हमारा टिश्यू डैमेज हो रहा है तो उसको हमारे जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो डिटेक्ट करेंगे, और डिटेक्ट करने के बाद न्यूरो को रिलीज करेंगे। जो न्यूरो होते हैं वो जब रिलीज हो जाएंगे तो ये वाला हमारा स्टेप कहलाता है ट्रांसडक्शन। अब जो न्यूरो रिलीज हो रहे हैं वो अपने साथ जो नर्व सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट करवाएंगे। कहाँ ट्रांसमिट करवाएंगे? वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड और हमारे पास जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां पे जो नर्व पेन के जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट होंगे। ये जो स्टेप है ये हमारे पास कहला रहा है ट्रांसमिशन। उसके बाद थर्ड स्टेप है मॉड्यूलेशन, जिसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि जो पेन के सिग्नल्स हैं वो या तो उनको उन पे रिस्पॉन्ड शो किया जाएगा या तो वो सप्रेस्ड हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हमारा जो ब्रेन है वो, अगर हमारे पास एम्पलीफाइड हो गए हैं पेन के सिग्नल्स, तो अब हमारा ब्रेन जो है वो उस पर रिस्पॉन्ड शो करेगा और सिग्नल को परसीव करेगा। दिस इज कॉल्ड परसेप्शन। क्लियर है सना? ऑल राइट, चले हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने पेन फील कर लिया, हमारी बॉडी ने पेन फील कर लिया। अब उसके बाद हमारा ब्रेन क्या रिस्पॉन्ड करेगा पेन के सिग्नल्स को? हमारा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे पेन रिलीवर्स रखे हुए हैं, ऐसे पेन किलर्स रखे हुए हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि क्या कर रहे होते हैं, हमारे पेन को रिलीव करवा रहे होते हैं। तो अब हम पढ़ने लगे हैं एंडोजीनस पेन रिलीवर्स। ठीक है, यानी वो तमाम पेन रिलीवर्स या पेन किलर्स जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं और हमारे पेन को किल कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर 3 फैमिलीज हैं जो कि पेन रिलीवर्स हैं और हमारे पेन को किल कर रही होती हैं। उनमें हमारे पास आ जाते हैं एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स और डायनोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स के बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। एंडोर्फिन्स के बारे में किसी को आइडिया है? अच्छा, तो एंडोर्फिन्स ना, इनको ये हम जब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं या जब हमारे पास स्ट्रेस वगैरह से कोई बंदा स्ट्रेस को फेस कर रहा होता है तो उस दौरान जो है वो हमारे पास एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। और ये जो है वो यूफोरिया को प्रोड्यूस करते हैं और एनाल्जेसिक एक्शन होता है इनका। मतलब इंसान जो है वो हैप्पी हैप्पी फील करता है, उनका पेन जो है वो किल हो रहा होता है। तो अभी यही हमारे पास जो 3 क्लासेस है, एंडोर्फिन्स, एनकेफेलिन्स और डायनोर्फिन्स, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा होता है। और कब रिलीज होता है? जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या जब हमारे पास कोई स्ट्रेसिंग सिचुएशन होती है, एग्जाम्स हैं या कुछ भी, कोई भी स्ट्रेसिंग कंडीशन है, तो उस दौरान जो है वो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। अब ये बाइंड किसके साथ करते हैं? ये बाइंड करते हैं म्यू रिसेप्टर से। अभी हम आगे पढ़ेंगे। म्यू रिसेप्टर जो है वो एक ओपियोइड रिसेप्टर है। हम इसी तरीके के हमारे पास जो ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं वो 3 तरह के होते हैं: म्यू रिसेप्टर, डेल्टा रिसेप्टर और कैपा रिसेप्टर। तो अभी हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोगों ने याद रखना है कि इंडोर्फिन्स किसके साथ बाइंड हो रहा है? म्यू रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत जब वो उसके म्यू रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएंगे एंडोर्फिन्स, तो बेसिकली क्या होगा? एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अब ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि हमारे पास जो ओपियोइड रिसेप्टर होता है, बेसिकली उसका काम क्या होता है कि वो पेन की जो ट्रांसमिशन है उसको रोकता है। तो जब एंडोर्फिन्स जाके म्यू रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएंगे तो पेन के सिग्नल ब्रेन तक ट्रांसमिट ही नहीं होंगे। अब जब पेन के सिग्नल ब्रेन तक ट्रांसमिट ही नहीं होंगे तो क्या पेन फील होगा? बताएं मुझे। अगर पेन के सिग्नल ब्रेन तक ट्रांसमिट ही नहीं होंगे तो क्या हमें पेन फील होगा? वेरी गुड। ओके ओके सनारुषा। ठीक। बिल्कुल, तो हमें पेन फील नहीं होगा। क्यों नहीं फील होगा? क्योंकि पेन के सिग्नल ट्रांसमिट ही नहीं होंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एनकेफेलिन्स। एनकेफेलिन्स में हमारे पास जो है मेट एनकेफेलिन और ल्यू एनकेफेलिन्स आ जाते हैं, जो कि हमारे पास पूरी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। ये हमारे पास डेल्टा और म्यू रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं
और वही पेन की ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से पेन जो है वो ब्रेन तक ट्रांसमिट ही नहीं होगा। और जब पेन ब्रेन तक ट्रांसमिट नहीं होगा तो क्या होगा, हमें पेन फील ही नहीं होगा, और इस तरह तरीके से पेन जो है वो रिलीफ हो जाएगा। उसके बाद बहुत ज्यादा पोटेंट एंडोजीनस ओपियोइड डायनोर्फिन्स, ये जो है वो हमारे पास, सॉरी, तो ये हमारे पास पोटेंट एंडोजीनस ओपियोइड्स होते हैं, जो कि कहाँ पे एक्ट कर रहे होते हैं, कापर रिसेप्टर पे एक्ट कर रहे होते हैं, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड और लिम्बिक सिस्टम में मौजूद होते हैं। ये इनका काम भी क्या होता है, पेन की इंटेंसिटी को मॉड्यूलेट करना, यानी पेन जो है वो हमारे पास ट्रांसमिट ना हो, पेन की ट्रांसमिशन को ब्लॉक करना। और इसका बहुत अहम किरदार होता है डिस्पोरिया में। और डिस्पोरिया क्या होता है, डिस्पोरिया क्या होता है, यूफोरिया का ओपोजिट। और यूफोरिया क्या होता है, यूफोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हम फील कर रहे होते हैं कि हम ओवर द मून हैं। तो इसकी ओपोजिट कंडीशन क्या होगी। अच्छा, हाँ, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस तो यूफोरिया होती है बीरा, वेरी गुड। तो डिस्फोरिया क्या होगा, स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट, वेरी गुड सादिया, ऑल राइट। तो ये तो हो गए थे हमारे पास वो पेन किलर्स जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं और हमारे पेन को रिलीव कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि पेन की ट्रांसमिशन को ब्लॉक कर रहे होते हैं, जब इनके साथ हमारे पास एंडोजीनस पेन किलर्स बाइंड होते हैं। अब जरा हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि कौन कौन से थे, म्यू रिसेप्टर, कैपा रिसेप्टर और डेल्टा रिसेप्टर। अब हमारे पास म्यू, कैपा और डेल्टा रिसेप्टर कैसे बाइंड करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे काम कर रहे होते हैं, सॉरी। तो हमारे पास सबसे पहले तो म्यू रिसेप्टर की लोकेशन कहाँ पे है, कैपा रिसेप्टर की लोकेशन कहाँ पे है, डेल्टा रिसेप्टर की लोकेशन कहाँ पे, हम ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इनका मैकेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है म्यू रिसेप्टर। म्यू रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद होता है, ब्रेन में मौजूद होता है, स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है और जीआई ट्रैक्ट में मौजूद होता है। ये याद रखना है, क्योंकि जब हम आगे मेडिकेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे या ओपियोइड्स के बारे में पढ़ेंगे तो फिर मैं पूछूंगी आप लोगों से क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब हमारे पास म्यू रिसेप्टर्स क्या मीडिएट कर रहा होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है, एनाल्जेसिक होता है, पेन को जो है वो किल कर रहा होता है। कैसे करता है, अभी हमने ऊपर पढ़ लिया, इस तरह से करता है कि पेन के सिग्नल्स आगे ट्रांसमिट नहीं होंगे। यूफोरिया यानी एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस की कंडीशन जो है वो हमारे पास उसको मीडिएट करता है म्यू रिसेप्टर। इसके अलावा रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, जो कि इसका ड्रॉबैक है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, जिसमें जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह हो सकती है। और कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन क्यों होगी, कॉन्स्टिपेशन, अच्छा कोई मुझे बताएगा कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होगी। एनीवन, जी, सना, सादिया, अबीरा। अच्छा, तो हमारे पास कॉन्स्टिपेशन इसलिए होती है, आपको पता है कि हमारे पास जब बाइंड हो रहे हैं जो एनाल्जेसिक्स हैं वो बाइंड होंगे ओपियोइड रिसेप्टर म्यू के साथ, तो क्या होता है, इनहिबिशन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जीआई ट्रैक्ट में हमारे पास मौजूद है म्यू रिसेप्टर, जब इसके साथ आके बाइंड हो जाएगी एनाल्जेसिक, चाहे वो एंडोजेनस हो या एक्सोजेनस एनाल्जेसिक हो, एनाल्जेसिक हो, कोई भी हो, वो जब आके बाइंड करेगी तो इनहिबिशन इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास मूवमेंट है, पेरिस्टालसिस है, या जो डाइजेस्टिव सिस्टम की मूवमेंट है वो क्या होगी, वो भी इनहिबिट होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास कॉन्स्टिपेशन होगी। ये क्लियर है, ये क्लियर है सबको। अच्छा, मैं दोबारा बता देती हूँ। देखें, होता क्या है कि अभी हमने पढ़ा कि म्यू रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद होता है, म्यू रिसेप्टर मौजूद होता है हमारे पास जीआई ट्रैक्ट में।
तो जब न्यू रिसेप्टर जीआई ट्रैक्ट में मौजूद है तो हमने पहले ही पढ़ा कि जब इसके पास आके एनाल्जेसिक बाइंड होगा, चाहे वो एक्सोजीनस हो चाहे वो एंडोजीनस हो, कोई भी एनाल्जेसिक हो, वो जब आके बाइंड करेगा ओपियोइड रिसेप्टर के साथ तो इनहिबिशन इफेक्ट कॉज होगा। जब इनहिबिशन इफेक्ट कॉज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जब जीआई ट्रैक्ट में इनहिबिशन इफेक्ट कॉज होगा तो हमारे पास जो जीआई ट्रैक्ट में पेरिस्टालसिस या मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन है वो क्या होगी, वो भी इनहिबिट होगी। जब वो इनहिबिट होगी तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगी। ठीक है सना। उसके बाद है हमारे पास कैपा रिसेप्टर। कैपा रिसेप्टर कहाँ पे मौजूद होता है, स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है, लिम्बिक सिस्टम में मौजूद होता है। इसके अलावा इसका क्या एक्शन होता है, एनाल्जेसिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है, सेडेशन प्रोड्यूस कर रहा होता है। डिस्फोरिया, डिस्फोरिया का आप लोगों ने मुझे बता दिया कि स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट या सैडनेस काइंड ऑफ। तो अब मुझे बताएं कि सेडेशन क्या है। जी, स्लाइड्स और रिकॉर्डिंग आप लोगों को अवेलेबल होंगे। जी भाई, मालूम है किसी को सेडेशन क्या होता है। बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना, कामनेस की स्टेट। ओके, ऑल राइट। बिल्कुल ठीक बताया है कि हमारी जो कामनेस की स्टेट को कहते हैं सेडेटिव इफेक्ट। वेरी गुड। उसके बाद है हमारे पास, अच्छा ये किसका टारगेट होता है, डायनॉर्फिन, जो अभी हम पढ़ के हैं, जो कि एंडोजेनस एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक्स की क्लास होती है। उसके बाद है हमारे पास डेल्टा रिसेप्टर्स। डेल्टा रिसेप्टर्स ब्रेन में और जो पेरिफेरल टिश्यूज हैं वहां पे मौजूद होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं उनको मॉड्यूलेट कर रहे होते हैं, एनाल्जेसिक इफेक्ट्स दे रहे होते हैं, और जो हमारे पास एंकेफेलेंस क्लास है उनको जो है वो आके डेल्टा रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं। और ये इन्वॉल्व होते हैं इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू पेन। यानी जो हमारे पास पेन के बाद जो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं उनके साथ इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी। पेन होता है तो जो हमें हमारे को फीलिंग आ रही होती है, वो ये जो इमोशनल फीलिंग होती है वो किसके साथ एसोसिएटेड होती है, डेल्टा रिसेप्टर के साथ। ऑलराइट। उसके बाद है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रिसेप्टर एक्शन, यानी जो अभी हमने म्यू रिसेप्टर, कैपा रिसेप्टर और डेल्टा रिसेप्टर पढ़ा है, इनका हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि हाउ दे वर्क, ये कैसे जो है वो हमारे पास काम कर रहे हैं, या किस तरह से पेन के जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट नहीं हो रहे। तो हमारे पास ये जो तीनों ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं, ये जीआई प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। यानी जब इनके साथ एंडोजीनस और एक्सोजीनस आके बाइंड करती है तो उसके बाद क्या हो रहा होता है, हमारे पास पेन जो है वो किल हो रहा होता है। अच्छा, अब एंडोजीनस तो हमने पढ़ लिया कि वो तमाम एनाल्जेसिक्स जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, वो तमाम पेन रिलीवर जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं नेचुरली, उनको हम कहते हैं एंडोजीनस एनाल्जेसिक्स। एक्सोजीनस एनाल्जेसिक्स क्या होती हैं। जी, ड्रग होगी। वेरी गुड। मेडिकेशन, ड्रग। जी। तो हमारे पास जो एक्सोजीनस एनाल्जेसिक्स होती हैं, ये ड्रग्स होती हैं जो हम जो हमारे आउटसाइड द बॉडी, या हमें जब बहुत ज्यादा सिवियर पेन हो रहा होता है तो उसके लिए हम जो ले रहे होते हैं ड्रग्स, उनको हम कहते हैं एक्सोजीनस एनाल्जेसिक्स। वो एनाल्जेसिक्स जो पेन को रिलीव करेंगे, लेकिन वो हमारी बॉडी नहीं बना रही बल्कि हम खुद ले रहे हैं। ओके, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, तीन मैकेनिज्म है। सबसे पहले है जीआई प्रोटीन एक्टिवेशन। इसमें क्या होगा, हमारे पास बेसिकली सीएएमपी की प्रोडक्शन, यानी साइक्लिक एएमपी की प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस होगी। ठीक है।
इसमें हमारे पास ये मैकेनिज्म होता है। और जब सीएएमपी की प्रोडक्शन हमारे पास डिक्रीज होती है तो इसकी वजह से क्या हो रहा होता है कि जो हमारे पास पेन के सिग्नल हैं वो आगे ट्रांसमिट नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? क्योंकि जब सीएएमपी की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज होगी तो जो नर्व सिग्नल्स हैं वो आगे ट्रांसमिट नहीं होंगे। तो जब नर्व सिग्नल आगे हमारे पास जो अगले न्यूरॉन्स हैं वहां तक ट्रांसमिट नहीं होंगे तो हमारे पास पेन जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा और इस तरीके से ब्रेन रिलीफ जो हमारे पास पेन है वो रिलीफ हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड मैकेनिज्म क्या है? पोटेशियम चैनल ओपनिंग। इसमें क्या हो रहा होता है पोटेशियम चैनल ओपनिंग में, यानी ये जो इसका मैकेनिज्म है इसमें हमारे पास जो पोटेशियम है उसका इफ्लक्स होता है। तो जब हमारे पास पोटेशियम का इफ्लक्स होता है तो क्या हो रहा होता है? किस किस को याद है? जब हमारे पास पोटाशियम का इफ्लक्स होता है तो क्या होता है? हाइपर पोलराइजेशन होती है। जब हाइपर पोलराइजेशन होगी तो क्या हो? न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी क्या होगी? रिड्यूस होगी या इंक्रीज होगी? वेरी गुड अमार। ओके। तो हमारे पास जो है वो रिड्यूस होती है न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी। तो जब न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस होगी, न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी बेसिकली होती क्या है? वही नर्व के जो सिग्नल्स हैं, नर्व इम्पल्स के जो सिग्नल्स हैं, या जो नर्व इम्पल्स है, अगर न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो आगे ट्रांसमिट हो रहे हैं, मतलब नर्व जो पेन के सिग्नल्स हैं या कोई भी सिग्नल्स है वो आगे ट्रांसमिट हो रहे हैं। लेकिन अगर न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है सिग्नल्स आगे ट्रांसमिट ही नहीं हो पा रहे। थर्ड है हमारे पास कैल्शियम चैनल इनहिबिशन। अब कैल्शियम चैनल इनहिबिशन में क्या हो रहा होता है? जो कैल्शियम है उसका जो इन्फ्लक्स है वो डिक्रीज हो जाता है। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा न्यूरॉन्स के अंदर तो फिर क्या होगा? हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो रिलीज नहीं होंगे। आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास जब कैल्शियम है, कैल्शियम जा रहा होता है हमारे पास पोस्ट न्यूरोनरी मेम्ब्रेन में, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसमें जब जा रहा होता है तो क्या होता है? हमारे पास वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे होते हैं। तो जब कैल्शियम जो है उसका इन्फ्लक्स डिक्रीज हो जाएगा, जब कैल्शियम अंदर ही कम जाएगा न्यूरॉन के, तो उसके बाद क्या होगा? हमारे पास जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, सब्सटेंस पी, ग्लूटामेट वगैरह, इनकी जो रिलीज है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा? पेन के सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? हमने पढ़ लिया कि एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया पेन का पूरा पाथवे कि पेन हमें फील किस तरह होता है, ये सब डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने पढ़ा ओपियोइड रिसेप्टर्स के बारे में, सॉरी एंडोजीनस पेन किलर्स के बारे में। फिर वो कहाँ पे एक्ट करते हैं हमने वो पढ़ा ओपियोइड रिसेप्टर्स के बारे में, जो कि तीन होते हैं, म्यू, कैपा और डेल्टा। फिर उनकी लोकेशंस कहाँ पे हैं, कहाँ पे मौजूद होते हैं, इनके इफेक्ट्स क्या हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़े। ओके। Why we use exogenous analgesics if we have endogenous ones? हम एक्सोजीनस एनाल्जेसिक्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर हमारे पास एंडोजीनस हैं तो ठीक है। तो ये बस बहुत बहुत क्यों इस्तेमाल करें? चले, ये मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि हमारे पास जब हमारी बॉडी के अंदर एंडोजीनस एनाल्जेसिक्स मौजूद हैं तो हम एक्सोजीनस एनाल्जेसिक्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? ठीक है, और कोई? ओके।
तो हम जो है वो एक्सोजीनस एनाल्जेसिक्स इसलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि जब हमारा जो पेन है वो नहीं ट्रीट हो पा रहा है एंडोजीनस एनाल्जेसिक्स से, यानी हमारे पास कोई लॉन्ग टर्म है पेन, कोई लॉन्ग टर्म है, तो हमारे पास जो एंडोजीनस एनाल्जेसिक्स हैं वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। हमारे पास एंजाइम्स उनको डिग्रेड कर देते हैं, और इसके अलावा जो है वो इफेक्टिव होते हैं सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट पेन को रिलीव करने के लिए। लेकिन सिवियर पेन में हम क्या करेंगे, हमें जो एक्सोजीनस एनाल्जेसिक्स है वो देनी पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे यही बात हो रही है कि हमारे पास जो एंडोजीनस ओपियोइड्स होते हैं या जो एंडोजीनस एनाल्जेसिक्स होती हैं वो माइल्ड से मॉडरेट पेन को जो है वो रिलीव कर देती है। लेकिन सिवियर पेन में क्या हो रहा होता है, जैसे हमारे पास कैंसर का पेन होता है, जो सर्जिकल पेन होता है, ठीक है, तो ये जो पेन्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म होते हैं, सिवियर पेन्स होते हैं। तो इनको ट्रीट करने के लिए एंडोजीनस एनाल्जेसिक्स काफी नहीं है, क्योंकि उनकी ड्यूरेशन शॉर्ट होती है और वो बहुत जल्दी एंजाइम से डिग्रेड हो जाते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सोजीनस एनाल्जेसिक्स दे रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सिलेक्टिविटी है वो लिमिटेड होती है। फॉर सपोज अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हमारे पास जो इंडोर्फिन्स हैं वो जो है वो म्यू रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं, और म्यू रिसेप्टर कहाँ कहाँ मौजूद है, और फिर वो वहां जाके सब पे बाइंड करेगा, और फिर बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो जो हम एक्सोजीनस एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं उनको हम खुद से स्पेसिफाई कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली जो है वो किसी एक लोकेशन पे जाके बाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारे पास जो एक्सोजीनस एनाल्जेसिक्स है वो दिए जाते हैं, ताकि जो है वो हमारे पास पेन जो है वो रिलीफ हो। इसी तरीके से जो क्रोनिक कंडीशंस होती हैं, क्रोनिक पेन्स होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए भी हम एक्सोजीनस एनाल्जेसिक्स देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि वही बात, हमारे पास जो एंडोजीनस एनाल्जेसिक्स होते हैं उनकी शॉर्ट ड्यूरेशन होती है और वो क्रोनिक पेन के लिए इफेक्टिव नहीं होते। नेक्स्ट है हमारे पास अब आते हैं हम जरा एक्सोजीनस एनाल्जेसिक्स पे, यानी कि हमारी ड्रग्स जो कि हम यूज कर रहे होते हैं पेन को रिलीव करने के लिए, उसकी क्लासिफिकेशन पे। तो हमारे पास एनाल्जेसिक्स को क्लासिफाई किया जाता है ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स और एडजुवेंट्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं ओपियोइड्स। आज हम डिटेल में ओपियोइड्स को ही पढ़ेंगे, बाकी जो नॉन ओपियोइड्स एडजुवेंट्स वगैरह हैं इनको हम कल पढ़ेंगे। अगर जनरली बात की जाए तो हमारे पास ओपियोइड्स जो हैं ये ओपियम पोपी प्लांट से जो है वो हम ले हासिल कर रहे होते हैं, यानी इनको obtain किया जाता है ओपियम पोपी प्लांट से। और ये यही हमारे पास जो ओपियोइड रिसेप्टर्स हैं, म्यू कैपा डेल्टा रिसेप्टर्स, इन पे बाइंड करते हैं। और ये जो है वो फर्स्ट लाइन है जो सिवियर और क्रोनिक पेन है, ठीक है। सिवियर, जो बहुत ज्यादा सिवियर और जो क्रोनिक पेन है उनके लिए हम ओपियोइड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसकी एफिकेसी बहुत ज्यादा हाई होती है, यानी बहुत जो है वो इफेक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास नॉन ओपियोइड्स, जो कि हम सबके फेवरेट हैं, एनसेड्स, ठीक है। एनसेड्स की फुल फॉर्म बताइएगा। अच्छा, सना का क्वेश्चन है कि कंटिन्यूअसली हमारे पास जो है वो एंडोजीनस रिलीज हो रहे हैं, तो एक्सोजीनस की जरूरत क्यों है। इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास एक्सोजीनस एनाल्जेसिक्स होती हैं वो बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाती है, और उनकी ड्यूरेशन बहुत छोटी होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, ड्यूरेशन होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन है तो हमारे पास वो एंजाइम्स की वजह से हमारे पास जो है ये पेप्टाइड्स जो हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे। यानी जो हमारे पास एंडोजेनस एनाल्जेसिक्स हैं वो दरअसल पेप्टाइड से बने हुए होते हैं। तो जब वो डिग्रेड होंगे तो हमारे पास सिवियर और क्रोनिक पेन को नहीं ठीक कर सकते, नहीं जो है वो किल कर सकते या रिलीव कर सकते, इसलिए हम एक्सोजीनस एनाल्जेसिक्स को इस्तेमाल करते हैं। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, वेरी गुड। ठीक है हमारा आइजा, जोया, ऑलराइट। और इसमें हम एनसे नॉन ओपियोइड्स में हमारे पास एनसेड्स आ जाते हैं, पैरासिटामोल्स आ जाती हैं, ठीक है। तो इनका क्या काम होता है ये इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, और ये माइल्ड से मॉडरेट पेन के लिए सूटेबल होती हैं। उसके अलावा एडजुवेंट्स, एडजुवेंट्स का मतलब क्या होता है।
एडजुवेंट्स का मतलब क्या होता है? ओके। अलोंग विद मतलब जो थेरेपी के साथ हम देते हैं, सही है। यानी कि एडजुवेंट्स ये जो है वो बेसिकली एनाल्जेसिक्स नहीं होंगे। यानी जो एडजुवेंट्स हैं, यानी हम जो इन दोनों में से अगर फॉर सपोज किसी को बहुत माइल्ड सा पेन है तो हम उसको नॉन ओपियोइड सजेस्ट करेंगे। अब नॉन ओपियोइड सजेस्ट कर देंगे। थोड़ा जिसका मॉडरेट पेन है तो नॉन ओपियोइड्स के साथ एडजुवेंट्स सजेस्ट कर देंगे या प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो एडजुवेंट्स जो है वो बेसिकली एनाल्जेसिक्स नहीं होते, लेकिन ये जो है वो हमारे पास जो थेरेपी है उसको जो है वो इनहेंस कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अलोंग साइड जो एनाल्जेसिक के हम दे रहे होते हैं उनको हम कहते हैं एडजुवेंट्स, ताकि जो है वो थेरेपी हमारी इनहेंस हो। क्लियर? यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, मुझे ओपियोइड्स की एग्जांपल कोई बताएगा, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाली है तो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करते हैं। ओपियोइड्स की एग्जांपल्स। फेंटानाइल, वेरी गुड। और मॉर्फिन, वेरी गुड। कोडेन, ठीक है, ठीक हो गया। हेरोइन, ट्रामाडोल, कंज्यूमर फोन, वेरी गुड भाई। ठीक है। तो अभी तक के लेक्चर में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। जी भाई, किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक जितना हमने पढ़ लिया है उसमें? ठीक है, अभी तो नो नो बोल रहे हैं। मैं लास्ट सेशन के लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगी। जी, जब हमारे पास जो पोटाशियम है उसका इफ्लक्स होगा, ठीक है, हमारे पास पोटाशियम का जब इफ्लक्स इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन कॉज होगी। और जब हाइपरपोलराइजेशन कॉज होगी तो क्या होगी, जो ट्रांसमिशन है वो, जी क्या होगी ट्रांसमिशन? जो नर्व सिग्नल्स है वो ट्रांसमिट होंगे या नहीं होंगे जब हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगी? नहीं होंगे। जी रिड्यूस होगी बिल्कुल। जी क्या